नमस्कार दोस्तों। मौसम में अब सर्दी का असर बढ़ने लगा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है और ये तापमान बढ़ाने वाली है आज़ाद समाज पार्टी। 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में, और जीआईसी मैदान खास तौर पे इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि जीआईसी मैदान में रैली करना आजकल बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बूते की भी बात नहीं रह गई है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने ये जोखिम उठाया है। क्या आज़ाद समाज पार्टी पाठ पाएगी 26 नवंबर को राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान? और क्या 26 नवंबर को होने वाली रैली के जरिए चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी नींव रखने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्या दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े बड़े चेहरे इस मंच पे आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होंगे? और क्या जो पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है, यूपी के कद्दावर नेता आजम खान साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके भी आज़ाद समाज पार्टी के साथ आने की क्या 26 तारीख को वो संभावनाएं भी सच साबित होने वाली है? इसी बारे में हमारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी, जो कि आज आए मुजफ्फरनगर में इस रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, जिम्मेदारियां तय करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली रखी है, किन मुद्दों को इस रैली के माध्यम से आवाज़ देने की तैयारी है? देखिए, आज मैं मुजफ्फरनगर ज़िले में आज़ाद समाज पार्टी के अपने इस मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से आगामी 26 नवंबर की हमने एक महारैली का आयोजन किया है, उसकी समीक्षा के लिए आया था। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर हम लोगों ने 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उसी को टारगेट बनाते हुए कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को बराबरी के अधिकार मिले हैं, वो लिखित रूप में तो हैं, लेकिन जो सरकारें अब तक रहीं, 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। 75 साल के दौरान किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की रही, जनता पार्टी की रही, जनता दल की रही, आज बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सभी सरकारें रहीं, लेकिन आम नागरिक की जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, संविधान के अधिकारों के कारण उन्हें मिल जानी चाहिए, उनकी दूर हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो हमारा ये उद्देश्य है कि आम जनता को अपने हक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। इस रैली के माध्यम से हम लोग इसमें खासकर 5 बिंदुओं को इसमें उठाएंगे। नंबर 1, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्य अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मासूम लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, नौजवान लड़कों की हत्याएं हो रही हैं। धर्म और जाति के मानसिकता बनाकर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, महापुरुषों की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। तो ये अन्य अत्याचार की उत्पन्न की जो घटना है, इन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दूसरा, जो आरक्षण का अधिकार भारत के संविधान ने जो गरीब कमज़ोर लोगों को दिया है, तो अब वो अधिकार तब कामयाब होता जब जो सरकारी विभाग हैं वो सरकार के अंडर में रहते। सरकार जब से इनकी आई है मोदी जी की, तो 12 साल में इन्होंने 11 विभाग निजीकरण कर दिए। उस निजीकरण में जो आरक्षण व्यवस्था है वो लागू नहीं है। तो हमारी ये भी मांग रहेगी इस रैली के माध्यम से कि सरकार अविलंब निजीकरण करना बंद करे। इससे आगे बढ़ते हुए हमारी ये भी मांग होगी, जो विभाग निजीकरण हो गए हैं उनमें आरक्षण व्यवस्था लागू करो। वो संवैधानिक अधिकार है आम जनता का। जो कमज़ोर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, लगभग 85% लोग हैं। तो संविधान में उनको आगे बढ़ने के लिए एक सहारे के रूप में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। शैक्षिक आधार पर उनको आरक्षण मिले, नौकरियों के आधार पर मिले, राजनीतिक क्षेत्र में मिले, लेकिन 10-12% से ज़्यादा अभी तक किसी भी विभाग में, किसी भी स्तर पर आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है, जबकि 49.5% आरक्षण का प्रावधान है इस देश के अंदर। तो ये भी हमारी मांग रहेगी कि आरक्षण कोटा अविलंब पूरा किया जाए। तीसरा, जिन गरीब लोगों को ग्राम समाज की ज़मीनों में भूमि के पट्टे दिए गए, उन पट्टों पर कुछ समय बाद ही उन्हीं गांव देहात के सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने कब्जे कर लिए, या उन्हें डरा धमकाकर औने पौने पैसों में खरीद रहे हैं लोग। तो जो उन्हें ज़मीन देने का अधिकार मिला था, उस अधिकार से ही वो लोग वंचित हो रहे हैं। तो सरकार का ध्यान इधर भी जाना चाहिए कि जिनको पट्टे मिले हैं
उन्हें उनका कब्जा मिलना चाहिए। इससे आगे बढ़कर जो जाति जनगणना की बात चल रही है, सरकार ने जो घोषणा की है, उसमें हमारी पार्टी की मांग है कि उसके साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। आर्थिक गणना होनी चाहिए, प्रत्येक परिवार के पास में कितनी मोटरसाइकिलें हैं, कितनी 4 पहिए की गाड़ी है, उसका घर मकान कैसा है, उसके आर्थिक स्रोत क्या हैं, ये सब होना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, जो प्रैक्टिकल है उसमें 10-12% लोग हैं जिन्होंने पूरी पूंजी को अपने हाथ में ले रखा है, बाकी लगभग 90% जनता तो लेबर क्लास बन कर रह गई है। तो जबकि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो ये सारी मांगें हम लोग इस रैली के माध्यम से आम जनता के बीच में रखेंगे, जिससे जनता को इसकी जानकारी हो। अब संवैधानिक अधिकारों की जानकारी इसलिए नहीं है कि 50% लोगों को तो आज तक शिक्षा ही नहीं मिली है। किसी भी गांव, बस्ती, मोहल्ले में आप सर्वे करो, मलिन बस्तियों में, गांव में जो भी 85% समाज के लोग हैं, जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट कहते हैं, उनमें से 10-12% लोग ही अब तक पढ़ पाए। बाकी 90% लोगों को तो शिक्षा ही नहीं मिली है। शिक्षा नहीं मिले, इसके लिए सरकार ने इनडायरेक्ट वे में ये प्रयास किया है कि जो सरकार के संस्थान हैं, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक, डिग्री, उनमें पढ़ाई की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया गया। क्लास 5 के स्कूल में 2 टीचर हैं, एक शिक्षा मित्र, एक टीचर। अब 2 टीचर 5 क्लास को कैसे पढ़ाएंगे? क्लास 8 के स्कूल में 4-5 टीचर हैं, जबकि 8 होने चाहिए। जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ स्टाफ रूम में बैठ के चाय पी के चला जाता है, बच्चे घूम रहे हैं पार्कों में, क्लासों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सरकार के स्कूल में फ़ीस कम होती है, तो जो कमज़ोर लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकार के स्कूल में पढ़ा लेते हैं। अब सरकार ने सोचा कि ये कमज़ोर वर्ग के बच्चे जब सरकार के स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो ये तो फिर नौकरी मांगेंगे। तो जब सभी नौकरी करेंगे तो हमारे खेत खलिहानों में मजदूरी कौन करेगा, हमारे शोरूम में मजदूरी कौन करेगा, हमारे कारखाने फैक्ट्री में मजदूर कहाँ से आएंगे? तो एक प्लान के तहत सरकार के संस्थानों में पढ़ाई लिखाई बंद कर दी गई। तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे रैली के माध्यम से। चंद्रशेखर भाई ने ऐलान किया था ऐसे सरकारी स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भाई सरकार हमें दे और हम भीम पाठशाला चलाएंगे, हम गरीब बच्चों को वहाँ पे हमारे लोग शिक्षा दिलाएंगे। क्या उस तरफ भी कुछ कदम बढ़ाए गए? बिल्कुल, सरकार यदि हमें, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि सरकार नहीं चला पा रही है तो हमको दे दे, हम चला देंगे। तो सरकार यदि नहीं चला पा रही है वास्तव में, तो सरकार हमें दे दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ओपनली कहा प्रेस के माध्यम से, और सरकार ने इसको सुना है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, जब वह व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको दे देना चाहिए। हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, व्यवस्था करेंगे पढ़ाने की। 26 नवंबर की रैली पे आते हैं, आपकी रैली हो रही है, कितनी बड़ी तादाद में लोगों के उमड़ने की संभावना है इस रैली में? क्योंकि जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर का ऐसा ग्राउंड है जहां रैली करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। अभी तक किसी भी दल ने, किसी भी पार्टी ने इतनी बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं की होगी। पूरा जीआईसी ग्राउंड खचाखच भरा नजर आएगा, उसके बाहर सारे रोड भरे आएंगे, पूरा मुजफ्फरनगर में सारी सड़कों पे बड़ा हुजूम निकल के आएगा। लोगों में बहुत चाहत है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के संघर्ष से लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब से नगीना के लोगों ने उनको पार्लियामेंट भेजा है, पार्लियामेंट के 4 सत्रों में एक महीना हाउस चला, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां उन्होंने कमज़ोर की बात को नहीं उठाया हो। वहां उन्होंने किसानों की बात उठाई, पार्लियामेंट में खिलाड़ियों की बात उठाई, महिलाओं की बात उठाई, सिपाहियों की उठाई, होमगार्ड की उठाई, आशा बहनों की उठाई, दलित समाज की जो भी अन्य अत्याचारी घटनाएं हो रही हैं उनके संबंध में बोले। नगीना के तमाम जो समस्याएं हैं उनके संबंध में बोले। सबसे ज़्यादा बोलने का रिकॉर्ड इस वर्ष का अगर पार्लियामेंट के हिस्ट्री में देखा जाएगा तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम लिखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा समय विपक्ष के किसी नेता ने लिया तो वो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। उनके इस संघर्ष से आम जनता प्रभावित हो रही है, किसान प्रभावित हो रहे हैं, महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो आशा बहनें हैं, वकील हैं, वकीलों की बात भी उनको सुविधाएं देने की भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने की। तो सारे लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के पक्ष में हैं, सोचते हैं कि ऐसा नेता हमारा मुख्यमंत्री बने, ऐसा नेता हमारा प्रधानमंत्री बने। तो हमारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं रैली के लिए। 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड में एक बड़ी रैली, संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ, एक महारैली जो आयोजित होने जा रही है, उसके लिए तमाम लोगों में ये
अभी से इच्छा पैदा हो रही हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी रैली स्थल पर पहुँचें। इसके लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। हमारे जिलाध्यक्ष हैं दिनेश जी, हमारे जगदीश पाल जी मंडल के प्रभारी हैं, चौधरी साहब हमारे कुलदीप जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, कमल जी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में हैं, हमारे भाई साहब रिटायर्ड मेजर साहब भी हमारे मंडल प्रभारी हैं, हमारे भाई साहब डीपी सिंह जी इस जोन के प्रभारी हैं। तो सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं। बहुत अच्छी रैली होगी। जो अभी रैली यहाँ हुई नहीं होगी, इस प्रकार की रैली बड़े पैमाने पर यहाँ कामयाब होगी। इतनी बड़ी रैली आप लोग कर रहे हैं और चूँकि अमीर आलम खान साहब से जो सिलसिला शुरू हुआ आपकी पार्टी में दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं के आने का, तो क्या 26 तारीख को संभावना जताई जा रही है कि भाई कई बड़े राजनीतिक चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या मुजफ्फरनगर के आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं? कितनी सच्चाई इन संभावनाओं में है? आपकी बात बिल्कुल सही है। बड़े पैमाने पर दूसरी पार्टियों को लोग छोड़ के उस दिन हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आप मंच पर देखना, बहुत से ऐसे चेहरे आएंगे जिनको देख के लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये लोग भी इधर आ गए। सारे लोग दूसरी पार्टियों में घुटन महसूस कर रहे हैं। वहाँ उनके पार्टियों का जो जनाधार है वो खिसक चुका है। तो हर व्यक्ति चाहता है विधायक बनना, सांसद बनना और अच्छी पार्टी में जुड़कर आम जनता के लिए कल्याण करना। तो दूसरी पार्टियों से लोगों का विश्वास ख़त्म हो रहा है, उनके नेताओं से विश्वास ख़त्म हो रहा है। और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से लोग यकीन कर रहे हैं कि आम जनता इनके साथ है। तो जो नेता हैं जो आज अपनी पार्टियों में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वो सभी नेता इधर आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। उस दिन भी बड़े पैमाने पर आएंगे। बड़े नामों के संकेत आप दे दें आज लोगों को। अभी मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। उस दिन बड़े काम होंगे, वो आम जनता को दिखाई देंगे। एक और चर्चा या संभावना जो भी कह लीजिए आप, या उम्मीद कह लीजिए कि जब पिछले कई महीनों से आजम खान साहब के और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुलाकात भी हुई, तो क्या ये दो बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अहमियत रखते हैं 26 तारीख को मंच पर साथ आने वाले हैं क्या? अभी इस प्रकार की कोई सूचना है नहीं, इस प्रकार की अभी कोई सूचना नहीं है। तो इतिहास रचने वाली है ये रैली आपके हिसाब से? बिल्कुल ऐतिहासिक रैली होगी, बहुत ज़बरदस्त रैली होगी। इस रैली से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी का कद बढ़ेगा, हमारे नेता का कद बढ़ेगा और जो बहुजन समाज के लोग दुख तकलीफ में जी रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। उन्हें एक सहारा मिलेगा कि भाई हमें एक सहारा मिल गया और एक अच्छा रास्ता मिल गया जिस रास्ते पर चलकर उनको संवैधानिक अधिकार मिल सकते हैं। ये रैली एक आखिरी ताबूत की कील साबित होगी बहुजन समाज के लोगों के कल्याण के लिए। तो 26 तारीख को मुजफ्फरनगर गवाह बनने वाला है एक ऐतिहासिक रैली का, और सुनील चित्तौड़ दावा कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में ऐसी रैली शायद ही हुई होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कुछ बड़े नेता आज़ाद समाज पार्टी में उस दिन शामिल होंगे, ये संकेत भी सुनील चित्तौड़ जी ने दे दिए। लेकिन क्या आजम खान साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंच पर नजर आए, उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।